हेलो दोस्तों, यारों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो व्हाट इफ नारुतो हैज गोजो आइज सीरीज और आज का एपिसोड कहानी को एक बिल्कुल नए मोड पर ले जाने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना ताकि कहानी सही तरीके से जुड़ी रहे। अगर ये एपिसोड आपको सच में पसंद आए और लगे कि कहानी नेक्स्ट लेवल जा रही है तो हाइप पॉइंट देना मत भूलना। ये क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और हाँ, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करना और बताना कि इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा। पिछली वीडियो में आपने देखा कि नारुतो ने 6 पाथ्स ऑफ पेन को अकेले ही हरा दिया था। पेन के हर एक मेंबर को नारुतो ने जबरदस्त तरीके से धो दिया और इस बार कोई टॉक नो जुत्सु नहीं हुआ। जब नारुतो को असली मास्टरमाइंड नागाटो के बारे में पता चला तो उसने बिना समय बर्बाद किए सीधे रासेन शुरिकेन का इस्तेमाल किया और एक ही वार में उसका खेल खत्म कर दिया। इस तरह नारुतो ने कोनोहा को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया। गांव के लोग नारुतो की इस जीत से बेहद खुश थे और वे सभी काफी समय से गांव के बाहर खड़े होकर नारुतो का स्वागत करने का इंतजार कर रहे थे। अब आगे की कहानी यहीं से शुरू होती है। काकाशी सेंसे ने उसे ध्यान से देखा, फिर आसपास खड़ी भीड़ की तरफ इशारा किया। ये सब तुम्हारे लिए यहाँ खड़े हैं, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काकाशी सेंसे थोड़ा चौंक गए। मतलब, उन्होंने गंभीर होकर पूछा। भीड़ अब भी उसका नाम ले रही थी लेकिन उसके चेहरे पर वैसा उत्साह नहीं था जैसा सब उम्मीद कर रहे थे। कुछ नहीं, वो मैं ग्रैनी त्सुनादे से मिलकर आता हूँ। क्या वो अभी भी होकागे ऑफिस में है? उसने सीधा पूछा। हाँ, काकाशी सेंसे ने जवाब दिया। वह सीधे होकागे ऑफिस की तरफ बढ़ा लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांका और देखा कि वहां सिर्फ त्सुनादे ही नहीं बल्कि डांजो और विलेज काउंसिल के दोनों सदस्य भी मौजूद थे। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए। अंदर जाने का मन नहीं था। फिर उसने खुद ही सोचा, अब जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो वापस मुड़ने का कोई मतलब नहीं। वह दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने पूरे इवेंट की जानकारी दी। पेन के साथ हुई लड़ाई, असली पहचान और यहाँ तक कि नागातो ने अकात्सुकी के असली मकसद के बारे में जो कहा था उसका ज्यादातर हिस्सा। बात खत्म होते ही अचानक काउंसिल की बुजुर्ग महिला ने तेज आवाज में कहा, नारुतो और त्सुनादे, हमें एक जरूरी चर्चा करनी है। हमें? उसने मन ही मन सोचा, मतलब ये तीनों? उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट साफ थी। सच कहें तो उसे इन लोगों से बात करने का जरा भी मन नहीं था। वो चर्चा करीब 1 घंटे तक खिंचती रही और नतीजा शून्य। काउंसिल का साफ कहना था कि उसे विलेज के बाहर किसी भी डेंजरस मिशन पर नहीं भेजा जाएगा। वजह भी वही पुरानी, अकात्सुकी जिंचुरिकी को टारगेट कर रही है और वह खुद उनका एक टारगेट है। उसने बिना झिझक ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसे कंट्रोल किया जाए, हर कदम पर रोका जाए, मिशन से दूर रखा जाए। ये उसे मंजूर नहीं था। उसे ये भी अजीब लगा कि वे सच में मानते हैं कि अकात्सुकी उसे आसानी से टारगेट कर सकती है। कभी कभी उसके मन में आता था कि अकेले ही उनके बेस पर हमला कर दे और एक एक करके सबको खत्म कर दे, लेकिन गुस्से से आगे भी सोचने की जरूरत थी। उसे साफ समझ आ रहा था ये अब भी अंत नहीं है। आगे क्या आने वाला है कोई नहीं जानता। इसलिए अब एक ही रास्ता था, अपनी अटैक टेक्निक्स को और रिफाइन करना, डिफेंस को मजबूत करना और खुद को अगले स्तर तक पुश करना, क्योंकि अगली बार जो भी सामने आएगा वो शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अगले दिन वह सीधा होकागे ऑफिस की तरफ बढ़ा और ऊपर जाकर ग्रैनी त्सुनादे के कमरे तक पहुंचा। अंदर जाते ही उसने बिना घुमाए फिराए पूछा, आज मेरे लिए कोई मिशन है? त्सुनादे ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, फिलहाल तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन अकात्सुकी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। इसी वजह से सभी विलेजेस ने मिलकर एक कागे समिट बुलाने का फैसला किया है ताकि आगे की स्ट्रेटेजी तय की जा सके। उसने हल्का सा भौं उठाई। कागे समिट कब है ये? 9 दिन बाद, त्सुनादे ने कहा, और उसी समिट को लेकर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वह थोड़ा आगे झुका। क्या बात? समिट 9 दिन बाद है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। एक पल के लिए वह चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया। आपके साथ चलूं? क्यों नहीं, चलेंगे। असल में उसके मन में पहले से ही ये क्यूरियोसिटी थी कि वो खुद भी उस समिट का हिस्सा बने। हर विलेज के सबसे ताकतवर शिनोबी और कागे से मिलना ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला था। त्सुनादे ने उसे गौर से देखा। तो पक्का है? वह हल्की स्माइल के साथ बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। त्सुनादे ने गंभीर नजर से उसे देखते हुए कहा, अच्छा है, यही सुनना चाहती थी। तैयारी शुरू कर दो नारुतो, इस बार खतरा पहले से कहीं बड़ा है, सबको तैयार रहना होगा, खासकर तुम्हें। उसने हल्की सी आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। पता है, आखिर सबसे स्ट्रॉन्ग तो मैं ही हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। त्सुनादे ने बात आगे बढ़ाई। काकाशी सेंसे से हमें पता चला है कि मादारा उचिहा या कम से कम कोई जो खुद को वही बता रहा है अकात्सुकी के साथ है। अब हमें हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। उसने कंधे उचकाए। हाँ, मैंने भी सोचा है इस बारे में, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। वो हो या कोई और, जो सामने आएगा मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, बाद में मिलते हैं ग्रैनी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर वह शिकामारू
इनो और चूजी के साथ बैठा था। मादारा उचिहा, चूजी ने हैरानी से लगभग चिल्लाते हुए कहा। उसने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, हाँ, कम से कम उसने खुद को यही बताया था काकाशी सेंसे को। इनो उलझन में दिखी। वो तो कोनोहा विलेज के फाउंडर्स में से एक था, है ना? शिकामारू ने अपनी यूजुअल बोर्ड आवाज में कहा। हाँ, और वो अब तक के सबसे ताकतवर निंजास में से एक माना जाता है। सिर्फ हमारे विलेज में नहीं, पूरे शिनोबी वर्ल्ड में। बड़ी झंझट है ये, समझ नहीं आता उसे कोनोहा से बदला क्यों चाहिए, और वो अभी तक जिंदा कैसे है? उसने हल्की स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, अगर वो सच में मादारा उचिहा है तो हमें पूरी तरह अलर्ट रहना होगा। इनो की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। तो नारुतो, अगर तुम्हारी उससे फाइट हो जाए, कौन जीतेगा? शिकामारू ने जम्हाई लेते हुए बुदबुदाया। कितना ट्रबलसम सवाल है। चुप रहो शिकामारू, बताओ ना नारुतो, तुम क्या सोचते हो? इन्होंने फिर से दबाव डाला। चूजी भी उत्साहित होकर बोला, हाँ, वो फाइट देखने लायक होगी। हम जानते हैं तुम कितने स्ट्रांग हो, और अगर वो भी उतना ही पावरफुल है जितना लोग कहते हैं, तो वो बैटल एपिक होगी। नारुतो ने हल्का सा कंधा उचकाया। हाँ, कुछ तो खास होगा। ओपोनेंट टफ है, इसमें डाउट नहीं, उसने हल्का सा मजाकिया अंदाज मिलाते हुए कहा। इन्होंने मुस्कुराकर छेड़ा, तो मतलब तुम हार जाओगे? उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। ना, आइड विन, उसने बिना झिझक जवाब दिया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सब लोग अपने घर की तरफ निकल गए। नारुतो ने टेलीपोर्ट किया और एक पास की जगह पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक आनबू ऑफिसर पेड़ के पीछे छिपकर सड़क पर नजर रख रही थी। नारुतो ने तुरंत उसे पकड़कर अपने सामने कर लिया और सवाल किया कि वह कौन है और उसका पीछा क्यों कर रही थी। कई बार पूछने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में उसने साफ कह दिया कि अगर चाहो तो उसे मार दो, लेकिन वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी। नारुतो ने सीधे पूछ लिया कि क्या उसे डांजो ने भेजा है। यह सुनकर आनबू चौंक गई और उसकी रिएक्शन से नारुतो समझ गया कि उसका शक सही था। इसके बाद नारुतो ने उसे छोड़ दिया और जाने के लिए कह दिया। आखिर में वह वहां से भाग जाती है और नारुतो उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि अब पता लगाना होगा कि वह आखिर जा कहां रही है। नारुतो ने शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करके अपने क्लोन को उस आनबू का पीछा करने भेज दिया, ताकि अगर वह डांजो से मिले या किसी हाइडआउट में जाए तो उसे पता चल सके। इसके बाद नारुतो होकागे ऑफिस की तरफ चल पड़ा ताकि डांजो के बारे में अपना फैसला त्सुनादे को बता सके। तुम यहाँ क्यों आए हो? त्सुनादे ने पूछा। मैंने एक फैसला लिया है और उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ, नारुतो ने जवाब दिया। फैसला? यानी न कोई रिक्वेस्ट, न कोई प्लान, तुम पहले ही तय कर चुके हो? त्सुनादे ने सवाल किया। हाँ, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए, नारुतो ने कहा। ठीक है, बोलो, नारुतो ने गंभीर होकर कहा। डांजो आपको होकागे के पद से हटाने की योजना बना रहा है और उसे पूरा करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है यह बात आपको पहले से पता है। मुझे पता है कि वह हमेशा से होकागे बनना चाहता था, त्सुनादे ने कहा। कुछ पल चुप रहने के बाद नारुतो ने सीधे कहा, इसलिए मैं उसे मारने वाला हूँ। क्या? त्सुनादे अचानक खड़ी हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे मार दोगे? मतलब साफ है, नारुतो ने शांत स्वर में कहा। मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन नारुतो ने शांत स्वर में कहा, कुछ खास नहीं, डांजो ही उचिहा क्लैन के मैसेकर के पीछे था। यह बात इटाची ने मरने से पहले सास्के को बताई थी, इसीलिए उसे मरना ही चाहिए। उसी समय नारुतो को महसूस हुआ कि उसका भेजा हुआ क्लोन अचानक गायब हो गया है। इसका मतलब साफ था, वह आनबू अपने बेस तक पहुंच चुकी थी। अब बारी नारुतो की थी। नारुतो ने जल्दी से कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं डांजो को खत्म कर दूंगा और रूट डिवीजन को मेन आनबू फोर्स में शामिल कर दूंगा। मैं उन्हें आपके पास भेज दूंगा, बाकी पेपर वर्क आप संभाल लेना। ठीक है, बाय। इतना कहकर नारुतो तुरंत वहां से निकल गया, इससे पहले कि त्सुनादे कुछ कह पाती। अब वह सीधे उस जगह पहुंच सकता था फ्लाइंग राइजन टेक्निक की मदद से। कैसे? जब उसने उस आनबू को पकड़ा था उसी समय उसने उस पर एक फ्लाइंग राइजन सील लगा दी थी। अब उसी सील की मदद से नारुतो 1 सेकंड में सीधे उसकी लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर सकता था। नारुतो के चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। तो डांजो, देखते हैं तुम्हें मुझसे क्या काम है और तुम मेरा पीछा क्यों करवा रहे हो? फिर उसके मन में एक और ख्याल आया। उसे डांजो के बारे में कुछ और बातें भी पता थीं, ऐसी बातें जिनका हिसाब अब भी बाकी था। एक पुराने दोस्त के लिए लिया जाने वाला बदला जिसका इंतजार वह बहुत समय से कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब समय आ गया था। चलो शुरू करते हैं। होकागे बनने की अपनी चाह में डांजो के दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, नारुतो। मेरे होकागे बनने के रास्ते में अगर कोई खड़ा हुआ तो मैं उसे खुद संभाल लूंगा। अब चमकने की बारी मेरी है। डांजो की आंखों में खतरनाक चमक थी। पक्का? अचानक नारुतो उसके पीछे प्रकट हो गया और कैजुअली उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सील! अगले ही पल नारुतो ने उसके सीने पर जोरदार लात मारी और डांजो सीधा दीवार से जा टकराया। बूम! शिमुरा डांजो। आमतौर पर तो मैं तुम्हें उचिहा मैसेकर का हिसाब सास्के से लेने देता, लेकिन अब वह ऑप्शन नहीं है, इसलिए लगता है तुम्हें खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी पड़ेगी, नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा। दीवार में ढंसा हुआ डांजो खून खांसते हुए बोला, आछू आछू, क्या तुम्हें त्सुनादे ने भेजा है? नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम अब ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो। डांजो ने तुरंत इज़नागी एक्टिवेट करके खुद को हील करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना चक्रा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। नारुतो धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसी समय उसकी पीठ से एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स निकलकर फिसलते हुए आगे बढ़ी और डांजो को कसकर जकड़ लिया। बिल्कुल, तुम चक्र इस्तेमाल नहीं कर सकते, नारुतो ने शांत स्वर में कहा। जैसे ही मैंने तुम्हें छुआ था उसी पल तुम्हारा चाकरा सील कर दिया था। तुम्हें क्या लगा मैं बिना तैयारी के आऊंगा? अभी मैं सबसे ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए पहले ही इंतजाम कर लिया कि तुम पलटकर लड़ ही न सको। लेकिन कैसे? डांजो ने हैरानी से पूछा। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है तुम जितने हैरान हो उतने ही वीडियो देखने वाले लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने यह कब सीखा। असल में यह मैंने फोइनजुत्सु से सीखा है। उसी दौरान एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स और कश्ती चली गईं। जंजीरों में जकड़ा हुआ डांजो संघर्ष करते हुए बोला। एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स? नारुतो जोर से हंस पड़ा। हा, उम्र के साथ इंसान के पास नॉलेज तो बढ़ती है, लेकिन तुमने अपनी नॉलेज के नीचे अपनी समझ ही दबा दी। लीफ के सबसे सम्मानित क्लैन्स में से एक उचिहा क्लैन के मैसेकर के पीछे असली वजह तुम हो, और सच कहूं तो तुम्हारे अपने फैसलों ने ही तुम्हें इस डेड एंड तक पहुंचा दिया है। यह आज होता या भविष्य में, लेकिन होना तय था। एडामेंटाइन सीलिंग चेन्स और कश्ती चली गईं और डांजो को समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। घबराकर उसने कहा, रुको, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हें रूट का कंट्रोल दे दूंगा। नारुतो ने जंजीरों को और कस दिया। सॉरी, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल जंजीरें तेजी से हरकत में आईं और डांजो के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। कुछ ही सेकंड में वहां का फर्श खून से भर गया। डांजो को खत्म करने के बाद नारुतो ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, यह पक्का करने के लिए कि वह सच में मर चुका है, और सच में वह खत्म हो चुका था। तभी उसे महसूस हुआ कि कई निंजा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही नारुतो मुड़ा और एंट्रेंस की तरफ देखा, सामने कुछ रूट निंजा खड़े थे। उनमें से एक ने हथियार ताने हुए पूछा, तुम कौन हो? नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। नाम है उजुमाकी नारुतो। डांजो खत्म हो चुका है, जाकर होकेगे को बता दो। रूट अब नहीं रहा और अब से तुम सब आनबू का हिस्सा हो। ये सुनकर वे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें तभी एहसास हुआ कि उनकी जबान पर लगा हुआ सील गायब हो चुका है। उन्हें पहले हल्का सा महसूस तो हुआ था, लेकिन अब यह पूरी तरह साफ था। वे आखिरकार डांजो की पकड़ से आजाद हो चुके थे। हल्की सी मुस्कान के साथ नारुतो वहां से गायब हो गया और सीधा सुनादे से मिलने निकल पड़ा। होकागे ऑफिस में कदम रखते ही नारुतो बोला, तो काम हो गया? मुझे पता चल गया, सुनादे ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में हैरानी थी। लेकिन तुमने डांजो को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? जितना मैं जानती हूँ उसे ऐसे ही हराना आसान नहीं है। नारुतो आत्मविश्वास से मुस्कुराया। खैर, आप मुझे जानती ही हैं, मैं लगभग सबसे ताकतवर हूँ, तो मेरे लिए तो आसान ही था। फिर उसने कुछ फाइलें उनकी मेज पर रख दी। ये सबूत हैं, नारुतो ने कहा। सुनादे ने भौं उठाई। किस बात के सबूत? उचिहा क्लैन के मैसेकर के, नारुतो ने समझाया। ये फाइल मुझे रूट के बेस में मिली। इसमें साफ लिखा है कि उस मैसेकर का आदेश खुद डांजो ने दिया था। फिर उसने कुछ और फाइलें उनकी तरफ बढ़ाई। मुझे पता था कि अगर मैं उसे बस ऐसे ही मार दूंगा तो मैं खुद भी अपराधी बन जाऊंगा, लेकिन अब इन सबूतों के साथ आप सच साबित कर सकती हैं। इसके बाद नारुतो ने एक और फाइल रखी और ये सबूत है कि डांजो होकागे बनने के लिए पुराने होकागे के खिलाफ और अब आपके खिलाफ भी साजिश कर रहा था। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, और हमारे पास पहले से ही ये भी सबूत है कि टेंची ब्रिज मिशन के दौरान उसने साई के जरिए दुश्मनों तक आनबू की जानकारी भेजी थी। सुनादे फाइलें देखने लगी और जैसे जैसे वह पढ़ती गईं, उनके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगी। नारुतो ने आगे कहा, और अब से रूट डिवीजन के आनबू मेंबर्स सीधे होकागे के अंडर काम करेंगे, मैं आनबू फोर्स के साथ। सुनादे ने सिर हिलाया। नारुतो बोला, खैर, अब आप उन्हें जैसे सही समझें वैसे हैंडल कीजिए, मैं चलता हूँ। वैसे समिट 9 दिन बाद है, सही? हाँ, सुनादे ने जवाब दिया। मुझे विलेज काउंसिल से भी बात करनी होगी और लोगों को भी यह खबर बतानी पड़ेगी। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया। कब से आपको उन बूढ़ों की राय की इतनी चिंता होने लगी? फिर उसने कहा, खैर, रूट के बेस पर एक टीम भेज दीजिए डांजो की बॉडी वापस लाने के लिए। इतना कहकर नारुतो ऑफिस से बाहर निकल गया। अगली सुबह नारुतो बाहर निकला और आराम से विलेज की गलियों में चलने लगा। चलते चलते नारुतो ने सोचा कि ऑडियंस की भी काफी समय से डिमांड थी कि हिनाता को भी दिखाया जाए। यह सोचकर नारुतो सीधे हिनाता से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब नारुतो ह्यूगा क्लैन के इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि हिनाता बाहर अपनी यूजुअल कपड़ों में खड़ी थी। अरे मेरी जान हिनाता, नारुतो ने आवाज लगाई। हिनाता ने मुड़कर देखा और थोड़ा हैरान हो गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि नारुतो इस समय यहाँ आएगा। हाय नारुतो, उसने धीरे से कहा जब नारुतो उसके पास आया। कैसी हो? नारुतो ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हिनाता ने जवाब में पूछा। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? नारुतो ने पूछा। मैं, हिनाता कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा। कुछ ही पल बाद नेजी बाहर आ गया। नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेजी ने पूछा। मैं बस हिनाता से मिलने आया था, नारुतो ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन
अभी हमारा ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, चाहो तो थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो। नेजी ने कहा, ओके कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, फिर मैं हियाशी सामा से बात करके आता हूँ। इतना कहकर नेजी अंदर चला गया। हिनाता ने धीरे से कहा, तुम अंदर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अंदर चलने लगे। तभी हिनाता ने हल्की आवाज में पुकारा, नारुतो, कल की खबर क्या वो सच है? हिनाता ने संकोच से पूछा, किस खबर की बात कर रही हो? नारुतो ने पूछा, तुमने उसे मार दिया? नारुतो ने शांत स्वर में कहा, हाँ यह सच है, वह अपराधी था, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हिनाता ने धीरे से कहा। कुछ पल बाद नारुतो ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ठंड भी आने वाली है ना? हाँ, अब मौसम जल्दी ही ठंडा होने लगेगा। हिनाता ने कहा, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही कूल हूँ। नारुतो ने कहा। यह सुनकर हिनाता हल्का सा मुस्कुरा दी। नारुतो को उसका मुस्कुराना बहुत पसंद था। वह अक्सर नहीं मुस्कुराती थी, लेकिन जब भी मुस्कुराती तो इतनी खूबसूरत लगती कि नारुतो की नजरें उस पर से हटती ही नहीं थीं। क्या तुम कुछ कहना चाहते थे? हिनाता ने पूछा, जिससे नारुतो के ख्यालों की कड़ी टूट गई। नहीं, कुछ नहीं, नारुतो ने जल्दी से कहा। दोनों साथ साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद नारुतो ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे खड़ा होकर हिनाता और नेजी की ट्रेनिंग देखने लगा। दोनों ताइजुत्सु की प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ ही पलों में नारुतो को साफ दिखने लगा कि हिनाता पहले से काफी इम्प्रूव हो चुकी है। उसके मूव्स पहले से कहीं ज्यादा शार्प और कॉन्फिडेंट थे और उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। अब वह पहले वाली शर्मीली और हिचकिचाने वाली लड़की नहीं लग रही थी। उसकी ताकत भी काफी बढ़ चुकी थी। थोड़ी देर तक स्पारिंग चलती रही और आखिरकार ट्रेनिंग खत्म हो गई। ट्रेनिंग के बाद नेजी अंदर चला गया और नारुतो और हिनाता थोड़ी दूर अकेले खड़े रह गए। कुछ पल दोनों के बीच हल्की सी खामोशी रही। फिर नारुतो मुस्कुराते हुए बोला, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो गई हो। अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करती रही तो जल्द ही मुझे भी चैलेंज दे दोगी। ये सुनकर हिनाता हल्का सा शर्मा गई। नहीं, मैं अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूँ, उसने धीरे से कहा। नारुतो थोड़ा पास आकर बोला, शायद, लेकिन तुम जितनी मेहनत करती हो वह किसी से छुपी नहीं है। यह सुनकर हिनाता की आंखों में हल्की चमक आ गई। और मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ, नारुतो ने मजाक में कहा। हिनाता का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। इसके बाद नारुतो ने अंदर जाकर अपने ससुर और साली हनाबी से भी मुलाकात की। उनसे थोड़ी देर बातचीत करने के बाद नारुतो ने सबसे विदा ली। फिर वह हिनाता को अलविदा कहकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते नारुतो को हियाशी की कही हुई बात याद आने लगी। उन्होंने कहा था, यह तो साफ है कि लेडी फिफ्थ इतनी अहम चीज को संभालने के लिए अपने खास सिक्योरिटी ऑफिसर को ही भेजेंगी। यह सुनकर नारुतो सोच में पड़ गया। स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं कब बना वो? फिर उसने मन ही मन सोचा, हम इसके बारे में कल ग्रैनीत सुनाते से पूछ लूंगा। अगली सुबह नारुतो होकेगे ऑफिस के लिए निकल पड़ा। तो आपने मुझे क्या बना दिया? नारुतो ने पूछा। सामने त्सुनादे अपनी यूजुअल कुर्सी पर बैठी थी और उनके पास शिजुने खड़ी थी। त्सुनादे ने गहरी सांस ली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसा नहीं करती तो विलेज काउंसिल के एक मेंबर को मारने के कारण तुम्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता और सीधे जेल भेज दिया जाता। नारुतो ने सिर हिलाया। ठीक है, यह बात समझ में आती है, लेकिन अब मैं होकेगे का हेड ऑफ सिक्योरिटी बन गया हूँ। इससे समस्या कैसे हल हो गई? शिजुने, त्सुनादे ने अपनी सहायक की तरफ देखा। शिजुने ने समझाना शुरू किया, असल में हेड ऑफ सिक्योरिटी होकागे के लिए एक नया रैंक है जिसे अभी बनाया गया है। इस पद पर रहने वाला निंजा हर कीमत पर होकेगे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। वह आगे बोली, अगर उसे जरा भी शक हो कि कोई व्यक्ति होकेगे के खिलाफ साजिश कर रहा है या खतरा बन सकता है तो वह बिना किसी आदेश या अनुमति के खुद कार्रवाई कर सकता है। फिर उसने सीधे नारुतो की तरफ देखा। इस मामले में तुमने डांजो के खिलाफ कार्रवाई की क्योंकि वह होकेगे के खिलाफ साजिश कर रहा था और हमारे पास उसके सबूत भी हैं। इसलिए डांजो को मारना तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही हिस्सा माना जाएगा। इसके बाद त्सुनादे ने नारुतो की तरफ देखते हुए पूछा, समझ में आया? सीधी भाषा में कहूँ तो मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया हूँ। नारुतो ने साफ करते हुए पूछा। हाँ, ऐसा ही समझ लो। कोई समस्या है इससे? त्सुनादे ने पूछा। नहीं, मेरा मतलब इससे मुझे ज्यादा फ्रीडम और पावर मिलेगी, है ना? नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उस तरह से देख सकते हो, त्सुनादे ने जवाब दिया। लेकिन याद रखना, इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। अगर तुम सच में अगला होकेगे बनना चाहते हो तो यह समझना जरूरी है। नारुतो ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे होकेगे नहीं बनना, मुझे वो बोरिंग पेपर वर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर उसने पूछा, वैसे सास्के कब वापस आ रहा है, आपको पता है? त्सुनादे ने कहा, टोड सेज ने बताया है कि वह शायद कल या परसों तक लौट आएगा। ये सुनकर नारुतो थोड़ा उत्साहित हो गया। यार, अब तो मेरा भी सेज मोड सीखने का मन कर रहा है, उसने कहा। त्सुनादे ने गंभीर होकर कहा, तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो। बाकी विलेजेस तुम्हारी ताकत और तुम्हारे बेपरवाह फैसलों को लेकर चिंतित हैं। अभी सेज मोड सीखना शायद सही फैसला नहीं होगा। लेकिन नारुतो ने उसकी बात ज्यादा ध्यान से नहीं सुनी। वह धीरे से खुद से ही बुदबुदाया, समिट में अभी कुछ दिन बाकी हैं। मैं ओरोबोरोस से बात करूंगा, शायद उससे पता चल जाए कि स्नेक सेज मोड कैसे सीखा जा सकता है। अब तुम मेरी बात ही इग्नोर कर रहे हो, कमाल है, त्सुनादे ने झुंझलाकर कहा। नारुतो ने कंधे उचकाए। देखिए, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं इतना ताकतवर हूँ? अगर बाकी लोग कमजोर हैं
तो वो मेरी समस्या नहीं है। और अगर दुश्मन उन्हें हरा दे क्योंकि वो खुद मजबूत बनने की जगह मेरे मजबूत होने की चिंता कर रहे हैं, तो वह भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर नारुतो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं अब चलता हूँ, हो सकता है कुछ समय के लिए विलेज से बाहर जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो आपको बता दूंगा। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर आते ही नारुतो सोचने लगा, क्या सच में सेज मोड सीखने के लिए विलेज छोड़ना पड़ेगा? उम्मीद है ऐसा ना हो। वह आगे सोचने लगा, अभी विलेज की हालत में मेरा बाहर जाना सही नहीं होगा। आखिर यहाँ सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। अगर मैं ही नहीं रहा तो विलेज जल्दी ही मुसीबत में पड़ सकता है। उसके बाद नारुतो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज के लिए उसका दिन काफी लंबा रहा था, इसलिए अब वह थोड़ा आराम करना चाहता था। लेकिन सोने से पहले उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैं फायर चक्र नेचर को विंड चक्र नेचर के साथ मिलाऊं तो क्या होगा? काकाशी सेंसे ने उसे सभी बेसिक चक्र नेचर्स के बारे में सिखाया था और उनकी मदद से नारुतो ने उन्हें काफी आसानी से सीख भी लिया था। नारुतो सोचने लगा, मैंने रासेंगन को विंड स्टाइल के साथ मिलाकर विंड स्टाइल रासेंगन बनाया था, तो अगर मैं यही तरीका फायर और बाकी चक्र नेचर्स के साथ इस्तेमाल करूं तो क्या होगा? उसकी आंखों में उत्साह आ गया। चलो ट्राई करके देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, इसके लिए अंडरग्राउंड बेस ज्यादा सही रहेगा, नारुतो ने सोचा। असल में इस घर के अंदर एक अंडरग्राउंड बेस भी था और उसकी जानकारी सिर्फ नारुतो को ही थी। जब नारुतो को पहली बार यह जगह मिली थी, तभी उसने तय कर लिया था कि बाहर ट्रेनिंग न कर पाने की स्थिति में वह इसे अपनी पर्सनल ट्रेनिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल करेगा। यहाँ स्पारिंग के लिए भी काफी जगह थी, लगभग उतनी ही जितनी ह्यूगा कंपाउंड के ट्रेनिंग ग्राउंड में होती है। अब जब नारुतो नीचे पहुंचा तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जगह इतनी बड़ी थी कि वह आराम से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर सकता था। नारुतो ने मन ही मन सोचा, चलो शुरू करते हैं। पहला जुत्सु जो मैं ट्राई करूंगा वो रासेंगन होगा। ये सोचते ही नारुतो ने अपने हाथ में एक नॉर्मल रासेंगन बना लिया। नारुतो पहले से जानता था कि जब विंड स्टाइल को रासेंगन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, और वह उस टेक्निक में पहले ही महारत हासिल कर चुका था। लेकिन उसके मन में एक नया सवाल था, अगर इसमें फायर स्टाइल जोड़ दूं तो क्या होगा? चलो ट्राई करके देखते हैं, उसने खुद से कहा। नारुतो ने गहरी सांस ली और ध्यान लगाते हुए अपने हाथ की हथेली में चक्र इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही पलों में उसके हाथ में वही घूमती हुई ऊर्जा की गेंद बन गई, रासेंगन। अब बारी थी नए एक्सपेरिमेंट की। अब इसमें फायर स्टाइल जोड़ते हैं, नारुतो ने सोचा। उसने ध्यान केंद्रित किया और फायर चक्रा को धीरे धीरे रासेंगन में मिलाने लगा। जैसे ही फायर उस घूमती हुई स्फीयर की तरफ बढ़ने लगी, नारुतो को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। चलो चलो, उसने और चाकरा डालते हुए खुद को उकसाया। लेकिन जैसे ही उसने टेक्निक को रिलीज किया, वह आग वाली एनर्जी ठीक से टिक नहीं पाई। वह तुरंत बिखर गई और सिर्फ हल्का सा धुआं निकल कर रह गया। उफ, ये क्या हो गया? नारुतो झुंझलाते हुए बोला। उसने सिर खुजलाया और सोचने लगा, मैंने फायर चक्र को ठीक से बैलेंस नहीं किया। इसे जबरदस्ती डालने से नहीं होगा, इसे बाकी चक्र के साथ सही तरह से ब्लेंड करना पड़ेगा।